फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इनकम। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ISO 9001 2015 का जो स्टैंडर्ड है वह इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम किस तरह से जवाब देंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो पार्ट 2 के रूप में होगा, क्योंकि पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं, आई बटन में हमने दे रखा है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक के रूप में दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम अपने आप को रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या बात किया था। सबसे पहले हमने बात किया था कि व्हाट इज ISO, ISO क्या होता है। दूसरा हमने बात किया था कि व्हाट इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ ISO 9001, यानी लेटेस्ट वर्जन क्या है जिसे हम अभी फॉलो कर रहे हैं ISO 9001 का, इसके बारे में बात किया था। तीसरा हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज QM प्रिंसिपल ऑफ ISO 9001, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ISO 9001 का क्या क्या होता है, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। चौथा हमने क्वेश्चन लिया था कि हाउ मेनी क्लाउजेस इन ISO 9001 2015, यानी ISO 9001 2015 का कितने क्लाउजेस हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। दोस्तों, 5 नंबर में हमने बात किया था कि व्हाट इज IMS। तो दोस्तों, यह सब बेसिक कंसेप्ट हमने पार्ट 1 के रूप में हमने बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। आइए आज हम शुरू करते हैं। आज हमने पार्ट 2 के रूप में लिया है, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन और आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल आप इसका फुल फॉर्म नहीं बताएं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में दो वर्ड है, एक है क्वालिटी, दूसरा मैनेजमेंट, यानी कि क्वालिटी सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम किसे कहते हैं? क्वालिटी सिस्टम मींस कस्टमर क्वालिटी सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी से रिलेटेड अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है तो उसी को हम क्वालिटी कहते हैं। दोस्तों, क्वालिटी का डिफिनेशन बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन सबका मकसद यही रहता है कि हमारा कस्टमर हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो। दूसरा इसमें वर्ड है मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट विद डिफाइंड डॉक्यूमेंट टू मेक गुड प्रोडक्ट, यानी कि गुड प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस में जो जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन करके उसको हम उस पर फॉलो करते हैं। पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए वे ऑफ डिफाइनिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है, एक वे है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि वह किस तरह से कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक समझने वाली बात यह है कि QMS जो है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन नहीं करता है। इसमें यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अपना प्लान बनाए और उस प्लान के अनुसार वो काम करे, यह क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहता है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो QMS है उसके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे ISO 9001, IATF 16949, ISO 13485, AS 9100, यह सब चीज जो है, यह जो स्टैंडर्ड जो है सभी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज स्कोप ऑफ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है कि स्कोप का मतलब क्या होता है। देखिए, स्कोप का मतलब होता है बाउंड्री। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्कोप है वह यह कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना ये एक बाउंड्री डिफाइन करे कि वह क्या क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और क्या क्या सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है सीट मेटल का ऑटोमोटिव पार्ट अगर बनाती है तो वह डिफाइन करेगा कि मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ सीट मेटल पार्ट्स। तो इस तरह से वह एक बाउंड्री बन जाता है कि सीट मेटल का पार्ट वह बना रहा है। इसी चीज को हम स्कोप ऑफ QMS कहते हैं, यानी कि बाउंड्री के बारे में आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या क्या बनाता है और क्या क्या सप्लाई करता है।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी ऑडिटेबल क्लाउज इन आईएसओ 9001 2015, यानी आईएसओ 9001 2015 के अंदर कितने क्लाउज है जिसका ऑडिट की जाती है या करवाई जाती है। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आईएटीएफ के लिए भी सेम रहेगा और आपको आईएसओ 9001 के लिए भी सेम है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि आईएसओ 9001 2015 में टोटल 10 क्लाउज है, 10 क्लाउज है। कौन कौन सा है? पहला है स्कोप, दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस, तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, फोर्थ है आपको कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है लीडरशिप, सिक्स्थ है प्लानिंग, सेवेंथ है सपोर्ट, 8 है ऑपरेशन, 9th है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड 10th है इंप्रूवमेंट। दोस्तों, यहाँ पे जो 1 से लेके 3 तक है, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस एंड टर्म्स एंड डेफिनेशन, इसका ऑडिट नहीं किया जाता है। जो ऑडिटेबल क्लाउज है वह सीरियल नंबर 4 से लेकर के 10 तक होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इंप्रूवमेंट। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्लियरली बोलिए कि केवल और केवल 7 क्लाउज है जिसका ऑडिट की जाती है, सीरियल नंबर 4 से लेकर के सीरियल नंबर 10 तक। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमने लिया है, फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाट आर द अप्रोच ऑफ आईएसओ 9001 2015, यानी कि आईएसओ 9001 2015 का क्या क्या अप्रोच होता है। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है तो आप बोलिए कि देयर आर 3 अप्रोच ऑफ आईएसओ 9001 2015। वह कौन कौन सा है? देखिए, पहला है प्रोसेस अप्रोच, दूसरा है पीडीसीए अप्रोच और तीसरा है रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच। दोस्तों, इसके पहले जो पुराना वाला जो आईएसओ 9000 था 2015 के पहले, उसमें केवल 2 अप्रोच थे। उस समय थे प्रोसेस अप्रोच और दूसरा था पीडीसीए अप्रोच। जो नया आया है आईएसओ 9001 2015 में, उसमें एक अप्रोच अलग से नया जोड़ा गया है, वह है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। दोस्तों, इसको हम आगे चल के सभी को एक एक चीज के समझेंगे। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप केवल 3 अप्रोच बताइए, प्रोसेस अप्रोच, पीडीसीए अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू लेने वाला जो है आपको यहाँ छोड़ेगा नहीं, वह यह जानने की कोशिश करेगा कि ये तीनों के बारे में आपको पता है कि नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम तीनों का अलग अलग क्वेश्चन करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमने लिया है, वह लिया है कि व्हाट इज प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें हम कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हम उससे कुछ आउटपुट निकलता है। तो इस टोटल प्रक्रिया को हम प्रोसेस कहते हैं। आइए इसको हम एक घरेलू एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप चाय बनाने जा रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आपको इनपुट कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? आपको दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, यह सब जो हुआ आपको इनपुट हुआ। अब इंटर रिलेटेड एक्टिविटी क्या करेंगे? उसको लिए हम पानी को गर्म करेंगे, उसमें दूध डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे और कुछ उसको गर्म करने के बाद कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। और उसके बाद जब चाय बन जाता है तो चाय जो हुआ वो आउटपुट हुआ। ठीक इसी तरह से अगर इंडस्ट्री में हम बात करें तो कोई भी प्रोसेस हम काम करते हैं, उसके लिए हम इनपुट लेते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट बन के निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई सीट मेटल की कंपनी है, तो उसके लिए इनपुट क्या होगा? रॉ सीट होगा, उसके बाद कटिंग, बेंडिंग, यह सब इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होगा और जो फाइनल प्रोडक्ट सीट मेटल का बन के निकलता है वो उसका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से आपको प्रोसेस समझना चाहिए। प्रोसेस में क्या होता है? इनपुट, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज और आउटपुट, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि प्रोसेस अप्रोच किसे कहते हैं। देखिए, जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के लिए उसमें जो चीज भी है उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट भी करते हैं और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। तो ये 4 चीज जो जब इससे जुड़ जाता है प्रोसेस से, तो हम इसको प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। आइए दोस्तों, हम 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज पीडीसीए अप्रोच। देखिए, पीडीसीए साइकिल जो है डेवलप किया गया था मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग के द्वारा 1950 ईस्वी में। देखिए, पीडीसीए, पी मतलब प्लान, डी मतलब डू, सी मतलब चेक और ए मतलब एक्ट।
यानी कोई काम करते हैं तो सबसे हम प्लान करेंगे, उसके बाद हम उस पर डू का मतलब काम करेंगे, उसके बाद हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि एज पर प्लान हमारा काम हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम चेक करेंगे। अगर हमारा एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो उस पर हम एक्शन लेंगे, उसको हम एक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से पीडीसीए साइकिल जो है वो काम करता है। जो हमारा आईएसओ 9000 का जो क्लाउजेस है, जो 7 क्लाउज हमने बोला जिसका लिए ऑडिट किया जाता है, वो 7 क्लाउज पीडीसीए साइकिल पे काम करता है। 4 से लेकर के 7 तक प्लान है, 8 नंबर जो है डू है, 9 नंबर जो है आपका चेक है, और 10 नंबर क्लाउज जो है एक्ट है। इस तरह से आप उनको समझा सकते हैं। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, व्हाट इज रिस्क बेस्ड थिंकिंग, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज रिस्क एंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी। यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिस्क क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है। देखिए, रिस्क का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नोन एज रिस्क। यानी कि जो हम काम करते हैं, अगर काम करने के दौरान यदि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, उसे हम रिस्क कहते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सिचुएशन और कंडीशन फेवरेबल टू मीट गोल इज नोन एज अपॉर्चुनिटी। यानी कि कोई हम गोल प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं और उसमें कोई इस तरह से फेवरेबल कंडीशन आ जाता है जिससे कि हमें गोल को मीट करने में सहायता देता है, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आइए दोनों को हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रिस्क का पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, सुबह में निकला, अपने ऑफिस के लिए बाइक से निकला, बरसात का मौसम है, वह जल्दीबाजी में अपना हेलमेट को भूल गया, लेकिन जब रास्ते में जाता है तो उसका बाइक का टायर स्लिप कर जाता है। तो स्लिप होना एक रिस्क है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि उसका सर में चोट लग गया। तो इसे हम रिस्क का इफेक्ट कहते हैं, यही इसी को हम कहते हैं रिस्क है। दूसरा अपॉर्चुनिटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि आपने कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं अपने जॉब की तलाश कर रहे हैं और उसी के दौरान अप्लाई किया है, तो अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है और कॉल आने के बाद आप उसमें इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होता है नए जॉब के ज्वाइनिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका रिस्क और अपॉर्चुनिटी में अंतर। आइए दोस्तों हम बात करते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग किसे कहते हैं। देखिए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग मींस आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कैन बी इम्पैक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कहने का मतलब है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो इम्पैक्ट करता है, चाहे वह नेगेटिव इम्पैक्ट हो या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, वो सभी को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना है। यही कहता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो दोस्तों कुल मिला के हम यह कहना चाहते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यह कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम करती है एज पर प्लान, तो उसमें सबसे पहले वह देखे कि क्या क्या रिस्क होने वाला है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसके काम में आने वाला है। उस रिस्क और अपॉर्चुनिटी को पहले ही आइडेंटिफाई करे और उस पर काम करे। रिस्क को एलिमिनेट करना है और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करके कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि यह स्टैंडर्ड में नया वर्ड आया है क्लाउज नंबर 4 में कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इसके बारे में समझना आपको जरूरी है। दोस्तों आइए हम इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अपना अगर बिजनेस सेटअप करती है, तो सबसे पहले बिजनेस सेटअप करने के पहले वह अपना एक पर्पस डिफाइन करते हैं, क्या उनको किस पर्पस से ये बिजनेस सेटअप किया जा रहा है, और उस पर्पस को एक प्लान बनाती है और उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में काम करती है, तब जाकर के उसका पर्पस जो है पूरा होता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि जब जब कोई पर्पस को पूरा करने के लिए जब काम किया जाता है किसी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं उस काम को इफेक्ट करते हैं। उसी चीज को फाइंड आउट करना है, यही कहलाता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं उस फैक्टर्स को जो कि हमारे पर्पस को इफेक्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में काम करने से। उसी चीज को हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
आइए दोस्तों, जो 9th नंबर क्वेश्चन हमने लिया है वह है कि व्हाट इज क्वालिटी पॉलिसी। देखिए, कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है या फिर आपको आईएटीएफ है, जो भी कंपनी में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे रिसेप्शन में या फिर आपको ऑफिस में या फिर हर डिपार्टमेंट में क्वालिटी पॉलिसी का बोर्ड आपको दिखाई देता होगा। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होता है कि क्वालिटी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी होता क्या है। देखिए, क्वालिटी पॉलिसी दो वर्ड से बना है, एक क्वालिटी, दूसरा पॉलिसी। जैसा कि हमने पहले भी बताया, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मींस मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर का रिक्वायरमेंट अगर हम फुलफिल कर रहे हैं तो वही क्वालिटी कहलाता है। इसके लिए बहुत सारे डिफिनेशन भी दिए हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा होता है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही हमारा क्वालिटी कहलाता है। दूसरा है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब है नीति होता है। कहने का मतलब कि क्वालिटी पॉलिसी का हम किस तरह से कर सकते हैं कि वह क्वालिटी पॉलिसी वह नीति है जिससे हम किसी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। यदि हम डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी डिफाइंड एज intention and direction of an organization related to quality as formally expressed by top management। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसे सभी एम्प्लॉय, सभी स्टाफ एक निश्चित डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं और अपने टारगेट को पूरा करते हैं, उसे ही हम क्वालिटी पॉलिसी कहते हैं। देखिए, क्वालिटी पॉलिसी सभी एम्प्लॉय को और सभी जितने स्टाफ है एक सूत्र में बांध करके रखता है और एक डायरेक्शन में सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें तो क्वालिटी पॉलिसी क्या है, आइए देखते हैं। क्वालिटी पॉलिसी विचारों का वह धागा है जो हम सभी को एक सूत्र में बांध करके रखता है और एक दिशा में सोचने के लिए हमें प्रेरित करता है, और हमें यह भी बताता है कि अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को लगातार सुधार करते हुए, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध है। यही होता है क्वालिटी पॉलिसी। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी अगर आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका नाम होना चाहिए और वह कंपनी क्या बनाती है वो डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक क्वालिटी पॉलिसी बना करके आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। XYZ Manufacturing ABC Parts has quality policy committing to achieve total customer satisfaction by providing best quality of product and services, both in quality and delivery, by meeting or exceeding customer expectation through complying with all applicable requirement and continual improvement of the quality management system with respect to context of the organization and its strategic direction। और नीचे में मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होता है और यहाँ डेट आप डाल सकते हैं जिस डेट को क्वालिटी पॉलिसी बना है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से मिलता जुलता आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी पॉलिसी बना सकते हैं। आइए दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करता हूं कि आईएसओ सर्टिफिकेट लेने से, आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट लेने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले एबिलिटी टू विन मोर बिजनेस एंड इंक्रीज रेवेन्यू, यानी कि बिजनेस ज्यादा आता है, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ता है। दूसरा है कि सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जो अगर हम आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हैं तो निश्चित है कि सिस्टमेटिक काम होगा और क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकलता है। रिड्यूस्ड एरर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हम सिस्टम से काम करते हैं तो एरर जो है, डिफेक्ट मटेरियल बहुत ही कम बनता है और जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। फोर्थ जो है वह इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि यह सर्टिफिकेट जो है, आपको पता है कि आईएसओ 9001 2015 जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर इसको हम लेते हैं तो आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन ग्लोबली आपको मिलता है। फिफ्थ जो है वह है लॉन्ग टर्म बिजनेस। यदि आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपका बिजनेस जो है लंबे समय तक आराम से चल सकता है। सिक्स्थ है बेटर सप्लायर रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट आप लेते हैं तो रिलेशनशिप सप्लायर में सही रहता है, यानी कि अच्छे अच्छे सप्लायर आपको मिलेंगे मटेरियल को सप्लाई करने के लिए। सेवेंथ है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो क्वालिटी सर्विस का होता है वह इम्प्रूव होता है। जो 10 नंबर है वह है इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस।
इसमें क्या होता है कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्टिफाइड हो जाता है 9001 से, तो एक कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप डेवलप होता है, क्रिएट होता है, जिससे कि यह चांसेस रहता है कि फ्यूचर में भी उस कस्टमर से हमें ऑर्डर मिले, यानी कि दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी ऑर्डर हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यह रहा कुछ बेनिफिट ऑफ ISO 9001 2015 से रिलेटेड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो दोस्तों हमने यह समझाने की कोशिश किया कि ISO से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको और भी एडवांस क्वेश्चन आपको चाहिए तो पार्ट 3 के रूप में मैं बना दूंगा, आप उसे वॉच कर लेना। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से यदि मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।